हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले कई दिनों से अपन लोग भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता का अर्थ, उसकी विशेषता, उसकी योजनाएं, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, उनका संगठन, उनकी सफलता, उनकी असफलता, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन इस बात पर अपना फोकस रखेंगे कि भारत में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की जो योजनाएं बनाई गई उसकी असफलता के प्रमुख कारण क्या है। अपन ने अभी तक अध्ययन में देखा कि 1958 के बाद देश में प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की कई योजनाएं बनाई गई और उनको लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन व्यवहार में इन सभी योजनाओं की प्रगति अत्यंत ही असंतोषजनक रही या धीमी रही, या यूँ भी कह सकते हैं कि बहुत से उपक्रमों में तो इन योजनाओं को लागू ही नहीं किया गया, और दूसरी तरफ जिन उपक्रमों में इनको लागू किया गया वहाँ कई मंच निष्क्रिय होते गए और धीरे धीरे जो श्रम प्रबंध सहयोग की संस्थाएं जो स्थापित की गई थी उनमें से अधिकांश संस्थाएं जाकर के बंद होती गई। तो भारत में अगर अपन प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की योजनाओं की असफलता के कारण देखें तो उनमें मुख्य कारण अग्रांकित हो सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला कारण मेरे विचार से है वो ये है कि प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता योजनाओं का असफलता का मुख्य कारण जो है वो है भागीदारी की अवधारणा में ही निहित है। भागीदारी का अर्थ होता है शक्ति या अधिकार में सहभागिता। यह प्रबंध और श्रम संघ दोनों के साथ चरितार्थ होती है। नियोजक अपने उद्यम के प्रबंध में अपनी सत्ता या परमाधिकार में दूसरीदार को भागीदार बनाने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं रहते हैं। इसी तरह श्रम संघ अपनी सौदेबाजी और दबाव डालने की शक्ति का परित्याग कर प्रबंध के साथ सहयोग के मंच पर संयुक्त निर्णय के लिए लगभग तैयार नहीं होते हैं। अर्थात एक तरफ जो नियोक्ता है वो अपनी सत्ता या अपने राइट्स में श्रमिकों को पार्टिसिपेटिव नहीं बनाना चाहता, और इसी प्रकार से जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग्स या शेयरिंग इन प्रॉफिट्स या जो जॉइंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होते हैं उनमें नियोजकों को कोई भी हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण से दोनों में मतभेद चलते रहते हैं और ये योजनाएं असफल होती है। ऐसी स्थिति में नियोजकों और श्रम संघों से अपने मतभेदों को भूलकर विभिन्न विषयों पर सद्भावना और सहयोग के वातावरण में संयुक्त निर्णय लेने की आशा करना केवल कोरी कल्पना मात्र होती है। इसलिए अपन देखते हैं कि जो श्रम संघ है उनकी योजनाएं इसलिए मूल रूप से इसमें सफल नहीं हो पाती है। दूसरा जो इसका एक प्रमुख कारण है वो ये है कि हमारे देश में प्रबंध और श्रम संघ दोनों विभिन्न प्रकार के संयुक्त निकायों की बहुलता बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत ज़्यादा होने से ये सब भ्रमित लगते हैं। कई उद्योगों के लिए कई कानून व्यवस्थाएं इस प्रकार के संयुक्त निकायों का गठन किया गया, जैसे कार्य समिति, सुरक्षा समिति, संयुक्त प्रबंध समिति, कैंटीन समिति, परिवेदना निवारण समिति आदि आदि। अक्सर विभिन्न निकायों के कार्य क्षेत्रों में इसके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है और ये सारी कागजी कार्रवाई बनकर के रह जाती है और उनकी जो व्यावहारिक उपयोगिता होती है वो बहुत कम रह जाती है। इसी प्रकार से जो इसका तीसरा मुख्य कारण वो ये है कि देश में जो प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता की जो योजनाएं हैं बेसिकली वो सब सरकार के द्वारा प्रायोजित की जाती है। इनमें न तो नियोजक पहल करते हैं और न ही श्रमिक पहल करते हैं। दोनों की पक्षकारों की सरकार के द्वारा भी इनको केवल कानून बना करके लागू करने का उम्मीद की जाती है, जबकि वह मानसिक रूप से नियोजकों या श्रमिकों दोनों को पक्षकारों को बैठा करके उनको सहमत कर या दोनों को हित की बात करके उनको मानसिक रूप से तैयार नहीं करती है, केवल कागजी आधार पर इन्हें किया जाता है। अधिकांश नियोजक और श्रम संघ इन योजनाओं को बाहर से थोपा हुआ कार्यक्रम समझते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई कार्यक्रम से वो लोग वास्तविक रूप से जुड़ नहीं पाते हैं और इनका विफल होना स्वाभाविक है। हमारे देश का अनुभव बताता है कि श्रम प्रबंध सहयोग की जो योजनाएं नियोजकों और श्रमिकों के बीच समझौते के जरिए स्थापित की जाती है वे अधिक स्थायी और उपयोगी होती है। उनकी सफलता की संभावना भी अधिक होती है। ऐसे में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए पक्षकारों में अधिक स्थायी भाव होता है और उनकी जो मनोवृत्ति होती है वो उस समझौते के प्रति अच्छा होता है। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए पक्षकारों में
अभिवृत्ति या परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रबंध में इसका ऐच्छिक आधार होना चाहिए, न कि इसका कोई कानूनी व्यवहार। अगर इसका ऐच्छिक व्यवहार करेंगे तो ये अधिक व्यावहारिक होगा। कानूनी बाध्यता के आधार पर भागीदारी की योजनाओं का प्रवर्तन उनके वास्तविक स्वरूप के प्रतिकूल होता है। चौथा इसका जो प्रमुख कारण है वो है प्रबंध में सहभागिता की योजनाएं उन उद्योगों या प्रतिष्ठानों में अधिक सफल होती है जिनमें सहभागिता के चलते होने वाले लाभ या उसका परिणाम के बीच वितरण की समुचित व्यवस्था होती है। अर्थात जहां पर शेयरिंग इन प्रॉफिट होता है वहां पर यह कार्य आसानी से चलता है। इस कारण श्रमिकों के बीच इन संस्थाओं के प्रति जब शेयरिंग इन प्रॉफिट नहीं होता है तो श्रमिकों में इन संस्थाओं के प्रति उत्साह का भाव रहता है और कई श्रमिकों के मत में ये संस्थाएं केवल प्रबंध के हितों का भी ध्यान में रख करके बनाई जाती है। तो कुछ श्रमिक संगठनों की या श्रमिकों की मान्यता ये भी होती है कि इन योजनाओं से कुल मिलाकर के जो लाभ है वो नियोजकों का होता है, श्रमिकों का इनसे कोई भला नहीं होता है, अतः ये इससे जुड़ ही नहीं पाते हैं। इसका जो नेक्स्ट बिंदु है वो है भारत में जो श्रमिकों की सहभागिता को जो है उनमें परस्पर वैचारिक मतभेद है। उनमें वो राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं, जैसे बीएमएस, एटक, ये जो वामपंथी दल है, तो इनके कारण से इन श्रमिक संघों के बीच में प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदा या गुटबाजी ऐसे भी पैदा हो जाते हैं। भारत में एक ही प्रतिष्ठान में या एक ही उद्योग में कई श्रम एक साथ काम करते हैं, इसलिए उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा की समस्या है वो बहुत ही गंभीर होती है और एक ही श्रम संघ के अंतर्गत भी कई वैचारिक या कई व्यक्तियों के गुट पाए जाते हैं। इस कारण से इनमें जो सहभागिता की योजनाओं में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व है और संयुक्त निर्णयों की जो पालना है वो उसकी समस्या हमेशा से बने रहते हैं। प्रबंध में श्रम भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कारण श्रम संघों का बहुत ज्यादा मात्रा में होना तथा प्रतिनिधि श्रम संघ की मान्यता को कानूनी व्यवस्था का अभाव होना भी है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जो श्रमिक संगठन है वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से बंधे हुए होते हैं। कोई कांग्रेस से बंधा हुआ होता है, कोई भाजपा से बंधा होता है, कोई कम्युनिस्ट से बंधा होता है, कोई और किसी से बंधा हुआ होता है। तो उनका श्रमिकों के दृष्टिकोण से भाव न होकर के उस राजनीतिक दल के हित साधने के दृष्टिकोण से वो कार्य करते हैं और परिणाम तय उपक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के जो वैचारिक प्रतिद्वंदिता होती है वो इनमें समा जाती है और ये श्रम संघ होते हैं वो वास्तविक रूप से कोई काम नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से अपन जो इसका नेक्स्ट जो कमी मानते हैं वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखेंगे तो नियोजकों के संगठन और श्रम संघों के संगठन भागीदारी की योजनाओं का समर्थन करते हैं, किंतु वास्तविक रूप से उद्यम के स्थान पर या उपक्रम के लेवल पर इन योजनाओं के प्रति उनमें सामान्यतः उदासीनता पाई जाती है। नियोजकों और श्रमिकों के केंद्रीय संगठनों द्वारा निम्न स्तर पर संबंध संगठनों की भागीदारी की उपयोगिता के बारे में उत्साहित करने के लिए कभी भी कोई विशेष प्रयास या विशेष कदम नहीं उठाए जाते हैं। इसकी जो नेक्स्ट असफलता का कारण है वो ये है कि जब भी कोई नियोजक अपने कर्मचारियों के साथ समानता का स्तर पर विचार विमर्श करना चाहते हैं, ऐसा उपक्रम के उनका भाव नहीं बन पाता है। अर्थात नियोजक कर्मचारियों को कभी भी अपने इक्वल नहीं मानना चाहता। वो ये मानता है कि ये मेरे कर्मचारी हैं, ये मेरे सबॉर्डिनेट हैं, ये मेरे द्वारा अपॉइंटेड किए गए मेरे नौकर हैं। इसलिए उनके मध्य में जब इक्वलिटी की बातचीत आती है कहीं पर भी तो वो इक्वलिटी वाला स्टेटस उनका बैठ नहीं पाता है और इसके कारण से जो प्रबंधकों और अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बात बीच में जब भी कभी वार्ता होती है तो वो वार्ता कभी भी सफल नहीं होती है और ऐसी स्थिति में प्रबंध में श्रमिकों की जो सहभागिता की संस्थाएं हैं वो सफल नहीं हो पाती है। उनका विफल होना, उनका असफल होना एक नेचुरल सी प्रोसेस हो जाती है। अगर हम ये नेक्स्ट देखें तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो श्रमिकों की जो एजुकेशन है उस एजुकेशन का भी उनके बीच में पूरा समुचित प्रसार नहीं हो पाया। हमारे देश में एक ही उपक्रम में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके सोच में, उनके चिंतन में, उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड में, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में, उनके सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। इनमें बहुत से श्रमिक तो ऐसे होते हैं जिनको अपने अधिकार और दायित्वों के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं होता है। कई इस प्रकार के श्रमिक होते हैं, कई ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें उद्योग तथा नियोजक एक दूसरे की समस्याओं को समझना नहीं चाहते हैं, न वो समझ पाते हैं।
ऐसे स्थितियों में जब श्रमिकों में ट्रेनिंग का अभाव है, एजुकेशन का अभाव है, उनको उनके श्रमिक संघों के ऑब्जेक्टिव्स का अभाव है, वो केवल उसके एक रसीद कटवा करके उसके एक नाम मात्र के मेंबर बन जाते हैं और उनको उसकी पूरी क्लियरिटी उनके सामने नहीं होती है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों से प्रभावी सहभागिता की आशा करना मुश्किल है। इसी कारण से हम देखते हैं कि विगत कई सालों से केंद्र सरकार द्वारा प्रबंध में श्रमिकों की जो भागीदारी की उपयोगिता को समझाने के लिए श्रमिक शिक्षा को भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। भारत में श्रमिकों की सहभागिता के विकास में अन्य भी कई प्रकार की बाधाएं आती है, जैसे जिनमें श्रमिकों का निम्न जीवन स्तर। हमारे देश में जो श्रमिक है उसका पेट भर उसको रोटी नहीं मिल पाती है, वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाता है, अतः वह श्रमिकों के निर्णय में या प्रबंधकों के निर्णय में वो अपनी भागीदारी का निर्वहन करे, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर जॉइंट डिसीजन मेकिंग की जो परंपराएं हैं उनका अभाव पाया जाता है। हर व्यक्ति अपना जो निर्णय है वो स्वयं लेना चाहता है, वो कई बार संगठनों के निर्णय को भी मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसी प्रकार जो सामूहिक सौदेबाजी है उसका भी पूरा विकास नहीं हुआ है। औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा है वो अत्यधिक हस्तक्षेप किए जाते हैं और कई बार क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के संगठन है वो कागजी स्तर पर ही बने रह जाते हैं। श्रमिक संघों का राजनीतिक जो प्रतिबद्धताएं हैं वो भी एक इसका मुख्य कारण होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में जो श्रमिकों की सहभागिता की जो योजनाएं बनी वो योजनाएं कागजों के ऊपर आदर्श रूप में थी, किंतु व्यावहारिक रूप से उनके क्रियान्वयन में उनको लागू करने में देश में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। और आज भी हम देखते हैं कि कई जगह तो इस प्रकार की स्थितियां हुई कि श्रम संघों के कारण से बहुत से उपक्रम बंद हो गए और कई जगह पर इनका बिल्कुल भी काम लागू नहीं किया गया। अर्थात हमारे देश में श्रम संघों की भी ये नीति रही कि चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, उसके विरुद्ध में जो नियोजक है उन्होंने तालाबंदी जैसे कदम उठाए। परिणाम ये हुआ कि जो सामूहिक भागीदारी की जो योजनाएं थी वो हमारे देश में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, जिसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा, पूरे श्रमिक वर्ग को उठाना पड़ा, नियोजकों को उठाना पड़ा और राष्ट्र के जो औद्योगिक घराने थे उनको उठाना पड़ा। हम आज भी देखते हैं बंगाल जो कभी औद्योगिक राज्य था वो वहाँ से हट गया, महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र में कुछ कपड़े मिले श्रमिक विरोध के कारण से कई सालों के लिए बंद हो गई। मोदी नगर जैसा नगर श्रमिक संगठनों के विरोध के कारण से पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कई सीमेंट मिल्स बंद हो गई। तो चूंकि एक तरफ जो श्रमिक संघों की दादागिरी या इनके नेताओं का अपने आप का वर्चस्व स्थापित करना, यही नहीं, हमारे पड़ोस में जो खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर भी अपन देखते हैं तो नियोजकों और श्रमिक संघों के मध्य में जब पूरा वातावरण हुआ तो वह भी आज बंद होने के कगार पर है। इसलिए कि हमारे देश में जो श्रमिक संघ है वो भी अपने मांगों पर हमेशा अडिग रहे और नियोजक है वो भी अपनी बातों पर अडिग रहे। दोनों ही पक्षकारों के द्वारा कभी भी कोई समझौतावादी या संयुक्त निर्णय को प्राथमिकता नहीं दी गई और परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में ये योजनाएं विफल हो गई। कल अपन इस बात पे चर्चा करेंगे कि भारत में जो श्रमिक संघों की असफलता के कारण है इनको कैसे दूर किया जा सकता है, इनको लागू करने वाली जो कठिनाइयां हैं उनका किस प्रकार से निवारण किया जा सकता है एवं इसका किस प्रकार से हम अधिकतम लाभ ले सकते हैं। थैंक्स टू ऑल मेंबर।